स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या फिर इस चैप्टर का नया नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ, है ना। और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप सर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना सिंपल क्वेश्चन ही डालते हैं, सिंपल क्वेश्चन ऐड करते हैं, आप थोड़े कठिन क्वेश्चन ऐड किया करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में ना लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, 70%। जैसे कि मान लो अगर 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं तो उसमें से लगभग 16 या 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पिछले साल, मतलब लगभग आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कर लेंगे ना सॉल्व, तो उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होंगे। लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हर साल नए बन जाते हैं जो कि थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, और उन क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो वास्तव में चीज़ों को पढ़ रखा है, अच्छे से एनसीईआरटी बुक को रीड कर रखा है और एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझ रखा है ना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है जो स्टूडेंट, वही कर सकते हैं उन 2-3 क्वेश्चन का आंसर। बाकी जो 70% क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होते रहते हैं, मतलब वही 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से कर लिया तो आप आसानी से इस जो मतलब आपके 100 में से कम आप मतलब 80 मार्क्स तक आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो ये जो वीडियो है उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यार आप लोग ना इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे, इसको आप लिख सकते हैं, अपने पास नोटबुक भी रखें और उसमें सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लिखते रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी आवश्यकता क्यों है ना। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो जाहिर सी बात है कि लाजमी सी बात है कि पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा, है ना। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखिए विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में जो भी युद्ध होते हैं, युद्ध वगैरह को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी झगड़े उसको सुलझाने के लिए, यानी कि शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे देश मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। इसके अलावा विश्व के आर्थिक विकास के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है, दुनिया के जो गरीब देश है उनके विकास में भी योगदान देता है, तो भाई आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। युद्ध के रोकथाम के लिए भी जरूरी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। वैश्विक ताप वृद्धि के रोकथाम के लिए, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है ना। और आपको पता है कि लगातार वैश्विक ताप वृद्धि होने के कारण, मतलब दुनिया का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहा है ना। और ये पूरी दुनिया के लिए क्या है, खतरा है। तो इसके अगर रोकथाम के लिए हमें एक संगठन की जरूरत पड़ेगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अलावा बहुत सारे महामारी है ना, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसको कोई एक देश ना अपने दम पे नहीं रोक सकता, उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और वो जो सहयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करा सकता है। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। इसके अलावा आतंकवाद है या फिर जो नए खतरे हैं उन सब के रोकथाम के लिए हमारे को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए ये नीचे कुछ डेट बता रखे हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है यूएनओ की स्थापना के बारे में पूरी कहानी बता रखी है, कैसे कैसे यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो उसमें जुड़े हुए जो भी डेट है, महत्वपूर्ण डेट आप याद रखिए। वैसे ये अलग से क्वेश्चन MCQ में आ सकता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे कि आपको पता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था, और आपको पता है कि उसके बाद एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, है ना। ये 1920 में स्थापित हुआ था और इसका मेन काम था युद्ध को रोकना। लेकिन उसके बावजूद भी, अब इसका मेन पर्पस था युद्ध को रोकना, लेकिन उसके बावजूद भी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, है ना। तो इस कारण 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया और इसी के स्थान पे 24 अक्टूबर 1945 को UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये और भारत कब शामिल हुआ इसमें, तो 30 अक्टूबर को शामिल हो गया था, मतलब लगभग 6 दिन बाद भारत इसमें शामिल हो गया। अब देखिए 2006 तक इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 192 सदस्य थे, ठीक है। ये सब डाटा आपको याद करके रखना है। और इसके जो मतलब संस्थापक देश थे उसमें हम बात करें तो भाई 51 देशों ने इसके चार्टर पे वैसे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। और अभी जो टोटल वर्तमान समय की हम बात करें तो 193 देश है, ठीक है। जो सूडान है वो अंतिम देश था जो कि UNO में शामिल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो UNO है, UNO के प्रमुख अंग कौन से हैं, है ना। UNO के प्रमुख अंग हमारे को बताने हैं।
जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करती है। इसके बहुत सारे अंग हैं जो कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसमें आपका है सबसे पहले सुरक्षा परिषद, है ना, महासभा है आपका, ट्रस्टीशिप काउंसिल है आपका, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इनके बारे में विस्तार से भी नीचे बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जैसे कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश है। स्थायी यानी कि जो जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, और ऐसे देश है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी फैसले को अपने दम पे बदलने की क्षमता रखते हैं, है ना, और सबको एक एक वोट मिला हुआ है, मतलब जो स्थायी सदस्य है। और उसमें से अगर 5 स्थायी सदस्य में से किसी ने भी मना कर दिया कि किसी मुद्दे को मानने से, किसी फैसले को मानने से, तो मना ही माना जाएगा। यानी कि वही डॉन है एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के, वही उसको चलाने लग रहे हैं, है ना। वो 5 देश ही चलाने लग रहे हैं। आपको पता है ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, रूस है, चाइना है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसको वीटो पावर मिला, इन 5 देशों को वीटो पावर मिला है। इसके अलावा 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद हर 2 वर्ष में नए अस्थायी सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है? शक्ति एवं सुरक्षा कायम रखना, मतलब एक तरीके से शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति व्यवस्था को बनाए रखना, है ना। ये हो गया। महासभा इसका सबसे मेन अंग है ना। महासभा की बात करें तो महासभा के टोटल जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं ना, वो सब महासभा के सदस्य हैं। और महासभा के जो भी मतलब यहाँ पे सभा जो बुलाई जाती है उसमें सभी को एक एक वोट मिला हुआ है, सभी देशों को। इसका भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, है ना। और बजट संबंधी जो भी मुद्दे हैं, या फिर किसको देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करना है ना, किसको बाहर करना है इससे, तो वो सारे फैसले महासभा के द्वारा ही लिए जाते हैं। ये चीज़ आप समझ जाए। इसके अलावा हम ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें तो भाई इसको ख़त्म कर दिया जा चुका है, वैसे अब है नहीं। 1994 में इसको ख़त्म किया गया, ठीक है ना। पलाऊ नाम का एक राष्ट्र था, वो स्वतंत्र हो गया। तो उसके ख़त्म होने के बाद अब देखो ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग है क्या, मैं आपको बता काउंसिल है क्या। तो ये जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे देश 1945 के बाद ऐसे बहुत सारे देश नव स्वतंत्र देश थे जो कहीं ना कहीं अपने देश की शासन व्यवस्था को सही से नहीं चला सकते थे, चलाने के मतलब काबिल नहीं थे। तो उन देशों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी, न्यायिकता परिषद, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सभी देश अपनी शासन व्यवस्था को यार चला सकते हैं, तो इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी न्याय संबंधित मुद्दे हैं उस पर सुनवाई करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका जो मतलब एक तरीके से हेडक्वार्टर वो हेग में है, हेग, ठीक है। हेग जो है वो नीदरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है हेग, वहाँ पे है। और ये क्या करती है, देशों के बीच में जो भी आपसी विवाद है, झगड़े हैं, वो सीमा विवाद वगैरह है, उसको सुलझाने का काम करती है। उसके बाद है आपका सचिवालय की हम बात करें तो सचिवालय जो है ये भी आपका जो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें जो महासचिव है और अन्य जो कर्मचारी है उसको शामिल किया जाता है। इसका अंदरूनी काम, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंदरूनी काम होते हैं वो मेन काम इनका करना है, ठीक है। और एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी कार्य जो है उसको संचालित करने का ये काम करती है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और ये भी जो भी मतलब आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जो भी एक तरीके से रिपोर्ट होता है ना, उसको तैयार करके महासभा को भेजने का काम करती है, ठीक है। तो ये सब आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, यूएनओ के प्रमुख एजेंसी के नाम बताइए। तो देखिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जिसमें से WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है आपका, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है, ठीक है। उसके बाद है UNICEF, यूनिसेफ पढ़ेंगे इसको वैसे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, है ना। उसके बाद है UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। उसके बाद है UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। उसके बाद है यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। और आखिर में है आपका UNCTAD, अंकटाड इसको पढ़ते हैं, अंकटाड, है ना। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी है। इसके नाम, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, विस्तृत रूप आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 1991 के बाद विश्व में क्या बदलाव आए।
1991 के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आए थे? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं। देखिए 1991 से पहले 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, आपको पता है। उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। मतलब जो सोवियत संघ है, जो अमेरिका है, दोनों के बीच में घमासान युद्ध तो नहीं हुआ, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी भाई, घमासान युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। और ऐसे ही स्थिति देखते देखते भाई दोनों देश, जो दोनों महाशक्तियाँ क्या करती थी, एक दूसरे को पीछे करने के लिए बहुत सारे हथियार बनाए, है ना, बहुत सारे देशों को अपने कुटुंब में शामिल किया, गठबंधन बनाए। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बदलाव आए होंगे? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या क्या बदलाव देखने को मिला होगा? देखो, सबसे पहले तो भाई शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में ही, ये बात हमें पता है। जो अमेरिका है वो महाशक्ति के रूप में उभरा, है ना। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी यानी कि सोवियत संघ के बाद जो उसका जो भी काम काज को चलाने का जो अधिकार मिला वो रशिया को मिल गया, है ना, रूस को मिल गया। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो रूस है, उसके साथ अमेरिका के साथ जो इसके संबंध थे वो सहयोगात्मक थे, मतलब अच्छे संबंध बने। पहले आपस में दोनों लड़ते रहते थे, लेकिन अब अच्छे संबंध हैं दोनों के, है ना। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी है, तेजी से विकास कर रही है एशिया की अर्थव्यवस्था। चीन भी बड़ी तेजी से अपना विकास कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने लग रहे हैं, है ना। भारत भी उसके पीछे पीछे है भाई, भारत भी उसको चुनौती दे रहा है ना। विश्व के सामने बहुत सारी नई चुनौतियां अब आ गई है ना, जैसे कि आतंकवाद, जातीय संघर्ष, परमाणु प्रसार, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा बनाने की परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊर्जा बोल रहा हूँ, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पर्यावरण संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सब बदलाव 1991 के बाद विश्व राजनीति में देखने को मिले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1992 की 3 शिकायतें कौन सी है? अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सही से। इसमें ये बताना है कि 1992 में क्या हुआ, आम सभा जो है ना, आम सभा की बैठक बुलाई गई थी। तो वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। और उस प्रस्ताव में क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कमियां थी ना, उसको उजागर किया गया था। और कुछ शिकायतें संयुक्त राष्ट्र संघ से में की गई थी, विशेषकर सुरक्षा परिषद जो है उससे संबंधित कुछ शिकायतें मतलब यहाँ पे बताया गया था। तो वो शिकायतें क्या है वही हमें बताना है। तो सबसे पहले तो भाई जो सुरक्षा परिषद है वो वास्तविक राजनीति की नुमाइंदगी नहीं करती है, मतलब जो भी वैश्विक स्तर पे जो सच्चाई है, राजनीतिक सच्चाई है, जो भी स्थिति है, उसकी नुमाइंदगी, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं होता है ना। और इसके फैसलों पे क्या पश्चिमी देशों का ही छाप है, मतलब जो अमेरिका है और जो पश्चिमी देश है, यूरोप के जो देश है, उनका ही क्या है यहाँ पे दबदबा है। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों पे इन्हीं का दबदबा चलता है। और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व भी नहीं है ना। आप देखिए कि भाई पश्चिमी देश जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, अमेरिका है, इनका दबदबा ज़्यादा होता है। तो और इनको भाई वीटो पावर भी मिला हुआ है, तो ज़्यादातर मनमानी ही कर लेते हैं। तो बराबर का प्रतिनिधित्व भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब बता दें एशिया के कितने ही देश हैं जिनको वीटो पावर मिला है? सिर्फ चाइना को मिला है, और कोई देश है ही नहीं। तो ये भी एक मतलब शिकायत थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1997 में कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले स्थायी मतलब अस्थायी और स्थायी देशों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की थी, ठीक है। उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताने की क्या योग्यताएं निश्चित 1997 में की गई थी। अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी और अस्थायी सदस्य को पाना चाहता है तो उसको ये सारी योग्यताएं उस देश के अंदर होनी चाहिए, है ना। ये सारे मानदंडों को पूरा करता हो, जब भी जाके वो स्थायी सदस्य की संज्ञा पा सकता है। तो कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे उस समय, उन्होंने ये बात कही थी। देखिए सबसे पहले तो भाई अगर कोई देश स्थायी या अस्थायी सदस्य पाना चाहता है, सदस्यता पाना चाहता है, तो वो एक बहुत बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, है ना। मतलब एक तो बहुत बड़ा देश होना चाहिए, दूसरी बात बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए उसकी, है ना। बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हो, मतलब पावरफुल देश हो, आबादी के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा हो। या थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, मतलब आबादी के लिहाज से भी बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। बजट में क्या करता हो, लगातार योगदान देता हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अच्छा खासा योगदान हो उसका, है ना। मानवाधिकार और लोकतंत्र को मानने वाला देश हो, मानवाधिकार का सम्मान करता हो, अपनी भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्कृति के लिहाज से पूरे विश्व का प्रतिनिधि करता हो, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल संस्कृति रूप से क्या है वो ज़्यादा विकसित, मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं है ना, या भौगोलिक रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब इन रूपों में भी वो शक्तिशाली होना चाहिए।
तभी जाके उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थायी सदस्यता है और अस्थायी सदस्यता है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बता देंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के बदलते परिवेश में यूएनओ को, यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको हम प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? कौन से कारक उत्तरदायित्व है, मतलब कौन से कारक ऐसे हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो भाई शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना करने के लिए काम करे, है ना। यदि कोई अपने नागरिक की रक्षा नहीं कर पाता है तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी उठाए। अगर कोई देश जो है वो अपने नागरिकों को रक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, भोजन नहीं उपलब्ध करा पाता है, उनको अच्छा जीवन नहीं दे पाता है, तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी उठाए। कहने का मतलब इसमें ये है। ठीक है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जाए, जो कि किया भी जा चुका है 2006 में। ठीक है, सक्रिय है, काम करने लग रहा है। सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य, मतलब सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल के लिए विकास का एक प्लान बनाया जाए। ठीक है, पूरे विश्व के लिए ऐसा कुछ योजना बनाने की मांग की जाती है। इसके अलावा हर रूप से क्या है, आतंकवाद की निंदा करनी है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसकी समाप्ति की मांग की गई है। वैसे समाप्त हो चुके हैं, आपको पता है 1994 के आसपास, है ना। लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए, जो क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब देशों में लोकतंत्र की स्थापना करने में अपना योगदान दे। न्यायिकता परिषद और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है एक ही बात है, तो उसमें आपको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट को हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी हमारे को। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, बताइए यार। अब सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद में भारत भी डिमांड करता है कि भाई उसको भी क्या मिल जाए, स्थायी सदस्यता मिल जाए, मतलब वीटो पावर मिल जाए। अब वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए, तो कुछ तो कारण होगा ना भाई, जो इंडिया वीटो पावर की डिमांड करता है। तो भाई देखो, भारत जो है वो बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ज़्यादा जनसंख्या है हमारे देश की, अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है हमारी, सैन्य शक्ति के रूप में भी हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। यूएनओ में हम निरंतर योगदान देते हैं, मतलब बजट में योगदान देते हैं, ऐसा पॉइंट होना चाहिए, बजट में योगदान देते हैं। मानव अधिकार की रक्षा करते हैं, मानव अधिकार और लोकतंत्र को मानने वाले हम देश हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से हम बहुत बड़े देश है ना। यूएनओ की हर पंक्ति में सहभागी है, मतलब हर काम में हम क्या करते हैं, उसके सहयोग करते हैं। तो हमें क्या मिलनी चाहिए, स्थायी सदस्य की सदस्यता मिलनी चाहिए। इस कारण से मतलब हम ऐसा बोलते हैं, इन सभी कारणों से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य क्यों नहीं मिल पा रहा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है अभी कि यार मिल क्यों नहीं पा रहा है, जबकि भारत तो सभी योग्यताओं में परिपूर्ण है, हर एक डिमांड को पूरा करने लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है इसको। देखिए, भारत का पाकिस्तान के साथ क्या है, संबंध खराब है ना, अच्छे संबंध नहीं है। भारत के परमाणु हथियार को लेकर भी बहुत सारे जो देश है वो आशंकित है, उसको अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब सही नहीं मानते हैं सुरक्षा के लिहाज से। ठीक है, तो इस कारण बहुत सारे देश क्या करते हैं, भारत का विरोध करते हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है और कुछ देश ऐसा मानते हैं कि ऐसे में क्या होगा ना कि भारत हमेशा पाकिस्तान से लड़ता रहेगा। यूएनओ में अगर स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो हमेशा उसी के साथ लड़ता रहेगा और सही से वो काम नहीं कर पाएगा, उतना प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका स्थायी सदस्य के रूप में नहीं निभा पाएगा। तो एक कारण तो ये हो गया। चीन का समर्थन नहीं मिलता। अब देखो 4-5 देश है, 5 में से ना 4 देश तो भाई सपोर्ट कर देते हैं। आपको पता है कि भाई स्थायी सदस्य की सदस्यता चाहिए ना, तो 5 देश जो स्थायी सदस्य वाले हैं ना, जब वो सहमत होंगे तभी मिलेगा। लेकिन चाइना जो है वो मना कर देता है, भाई हम नहीं दिलवाएंगे इसको वीटो पावर। अब चाइना जब मना कर दिया तो भाई चारों देश भले ही पक्ष में हो, लेकिन अपने को वीटो पावर मिलेगा नहीं। तो एक कारण तो ये हो गया कि भाई चाइना सपोर्ट ही नहीं करता, इसको खर्चा पानी देना पड़ेगा। चलो आगे देखो, कुछ देशों का मानना है कि यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मतलब दे दी जाती है तो जो और उभरती हुई जो शक्ति है, मतलब और ज़्यादा जो देश शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में भी सही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी है, ये भी बोलेंगे कि भैया हमें भी दो, हमें भी चाहिए, है ना। तो इससे भी क्या होगा कि भाई बहुत सारे देशों को फिर देना पड़ेगा स्थायी सदस्यता, इसीलिए भारत को भी नहीं दे रहे, ठीक है ना। भारत को भी स्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं मिल पा रही है। तो ये भाई ये भी कारण आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यार, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभाव किन कारणों से है।
आपको पता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना वो कठपुतली है, कठपुतली है ना। किसके इशारों पे नाचता है ये? अमेरिका के। अमेरिका जैसे नचाना चाहे वैसे नाचेगा। क्यों नाचेगा? कुछ तो कारण है ना। तो देखो, एकमात्र महाशक्ति, आपको पता है कि भाई 1991 के में जब क्या हुआ, सोवियत संघ का हो गया विघटन, सोवियत संघ मारा गया और उसके मरने के बाद अमेरिका जिंदा रहा, है ना। और एकमात्र महाशक्ति, मान लो 2 डॉन होंगे यार, अब 2 डॉन में से एक डॉन मर गया तो दूसरा डॉन तो भाई दादागिरी दिखाएगा ही ना। तो मतलब एक शीत युद्ध के बाद जब दुनिया एक ध्रुवीय विश्व हो गई तो अमेरिका पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर लिया, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसका क्या था, अपना वर्चस्व कायम था, पूरी तरीके से उस मतलब अंकुश स्थापित कर लिया। बजट में योगदान देता है यार, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किसका है? अमेरिका का ही है। नौकरशाही यानी कि ज़्यादातर जो कर्मचारी है संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो कामकाज को संभालते हैं, वो किस देश के हैं? अमेरिका के ही है। भू क्षेत्र, भाई देखो अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है? अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है, तो इस कारण भी इसका वर्चस्व है। वीटो पावर मिला हुआ है भाई, वीटो पावर का भी यूज करता है, जो इसको फैसला पसंद ना आए वीटो पावर का यूज करके उसको ख़त्म कर देगा वो, तो वीटो पावर भी इसको मिला हुआ है। तो इन सभी कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। अब देखो आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिकाएं निभाने लग रही है, और गैर सरकारी संगठन भी है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लगभग 7-8 संगठन ऐसे हैं। देखिए सबसे पहले हम IMF की बात करेंगे। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए क्या करती है, इसका काम क्या है? वैश्विक स्तर पे जो भी वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करना, यानी कि देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना, तकनीकी सहायता भी मुहैया कराना इसका काम है, ठीक है। और इसके सदस्य देश 189 थे। कब तक? 2016 की का ये डाटा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कुछ देश जो है उसी को ज़्यादा पावर मिला हुआ है, मतलब ज़्यादा अधिकार है इसके बजट पे। बजट कह रहा हूँ कि मतलब किसको लोन देना, मतलब किसको कितना सहायता प्रदान करना है, वित्तीय सहायता, वो डिपेंड करता है इन देशों, इन 7 देशों को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है। जिसमें से जो G7 के जो देश हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, इनको ज़्यादा पावर मिला हुआ है। 41% जो मत है वो इन 7 देशों को मिला हुआ है, आप समझ जाए, जिससे कि इन्हीं की मतलब इनका दबदबा यहाँ पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1944 में, ठीक है। और ये किस लिए काम करती है? तो भाई जो वर्ल्ड बैंक है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, जैसे कि सिंचाई है, ग्रामीण सेवा है, पर्यावरण सुरक्षा, है ना, प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना, आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क बनाना है, शहरी विकास, बिजली, सुशासन, मतलब कि कानून व्यवस्था की स्थापना करने के लिए क्या करती है? लोगों को, मतलब लोगों को कह रहा हूँ, लोगों को तो नहीं देगी यार, वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। तो जो गरीब देश है, गरीब देशों को सहायता प्रदान करती है ये, है ना। विश्व बैंक है भाई, किसी लोग एक व्यक्ति को थोड़ी नहीं पैसे देगी, ये जाहिर सी बात है। तो ये गरीब देशों को क्या करती है? सस्ते दाम पे अनुदान उपलब्ध कराती है, और कई बार तो ये पैसे उन देशों को वापस भी नहीं करने होते हैं, इतने ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक भी पैसे उनको वापस करने की ज़रूरत नहीं है कई बार, ठीक है ना, पूरी तरीके से फ्री में दे देते हैं वो पैसे। तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई विश्व बैंक का। अब आगे देखते हैं हम, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WTO। देखिए WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। वैसे ये जो है वो गेट के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जैसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। पहले ये 1944 या 45 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसी को फिर 1995 में बदल के विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी व्यापार होते हैं, है ना, व्यापार के नियम को तय करती है कि व्यापार का क्या नियम होंगे, ये सारे तय करना इसका काम है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये जो संगठन है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, ठीक है। यह संगठन जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्वक उपयोग के लिए काम करती है, मतलब शांतिपूर्वक उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाए, सैन्य उद्देश्य से इसका इस्तेमाल न किया जाए, ठीक है, इसलिए ये काम करती है संगठन। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात करते हैं, तो देखिए ये क्या है?
एक स्वयंसेवी संगठन है ना, स्वयंसेवी संगठन है या गैर सरकारी संगठन भी इसको हम बोल सकते हैं। ये पूरे विश्व में क्या करती है, मानवाधिकार के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य करती है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसको तैयार करने का काम करती है, उन रिपोर्टों को प्रकाशित करती है, पब्लिश भी करवाती है इसको, है ना। और इसने क्या किया है, मानवाधिकार की जो तरफदारी है, मतलब मानवाधिकार की रक्षा में इसके रिपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट वॉच की हम बात कर लेते हैं। देखिए ह्यूमन राइट वॉच क्या है, ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है और ये मानवाधिकार की वकालत करने वाला, मतलब जो हम एक तरीके से बहुत ही मतलब फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब मानवाधिकार संगठन है, ये मानवाधिकार की रक्षा करने वाला संगठन है। ठीक है, इसने क्या किया है, जो बारूदी सुरंग है उन पर रोक लगाने की कोशिश की इसने, उसके लिए अभियान चलाया है ना। जो बच्चों का जो सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसको रोकने के लिए इसने क्या किया है, अपने अभियान चलाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना करने के लिए भी इसने क्या किया, अभियान चलाया है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। देखिए ये क्या है कि ये जो सोसाइटी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका काम क्या है कि जो युद्ध होता है, युद्ध के समय जो हिंसाएं होती है, आंतरिक हिंसा किसी देश में हो गया तो वो जो उनसे जो पीड़ित जो लोग हैं, है ना, उन सभी को सहायता प्रदान करती है, हिंसा को रोकने के लिए भी काम करती है ये सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन पीस। देखिए ग्रीन पीस क्या है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका काम क्या है, पर्यावरण के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाती है ना। पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनवाने के लिए सरकारों के ऊपर दबाव डालती है ये, तो पर्यावरण के लिए काम करती है पूरी तरीके से ग्रीन पीस। ठीक है, तो ये सारे संगठन थे, सरकारी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन थे, स्वयंसेवी संगठन या फिर हम जिनको गैर सरकारी संगठन बोलते हैं, वो सारे संगठन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको भी अच्छे से जरूर कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी आगे के जो चैप्टर की जो वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चैप्टर के ऊपर भी मैंने लगभग 4 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उन सभी वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर की वीडियो को देखना ज़्यादा जरूरी है, तभी आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो चैप्टर को वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।